श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम युवावाणी के मार्गदर्शन सेगमेंट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस सेगमेंट में हम बात करते हैं करियर की, करियर से रिलेटेड गाइडेंस की। तो इसी क्रम में आज की बातचीत का जो विषय है वो है मेडिकल साइंस का अध्ययन और करियर के, रोजगार के किस तरह के अवसर इस क्षेत्र में मौजूद हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर सिद्धार्थ लखोटिया जी हैं। आप प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ CTVS IMS BHU में। सिद्धार्थ जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। आपको नमस्कार, सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, मेडिकल इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटर, ये सब कुछ ऐसे शब्द हैं जो आमतौर पर हिंदुस्तान के हर एक घर में बोले जाते हैं, सुने जाते हैं। और एक बच्चा या उसके माँ बाप बहुत शुरुआत से ही ऐसा सोचते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होगा तो वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, IAS बनेगा। विशेष करके हम बात करते हैं जब डॉक्टर बनने की, तो बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छा होती है कि हमारा बच्चा बड़ा होकर के डॉक्टर बने। तो डॉक्टर बनने की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत कैसे होती है, कहाँ से होती है, इस बारे में आज हम अपने युवा साथियों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे। तो पहला सवाल आपसे यही है कि डॉक्टर बनने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? देखिए, आपने सच कहा कि माता पिता को, घर वालों को, हम सबको बहुत इच्छा होती है कि हमारा बच्चा भी कुछ बड़ा होकर अच्छा काम करे। और डॉक्टरी एक ऐसा पेशा है जिसको कि हमेशा से बहुत नेक पेशा और इसको बहुत एक समाज में बहुत इज्जत से देखे जाने वाला पेशा रहा है। जैसा आपने पूछा कि डॉक्टरी बनने की शुरुआत कहाँ से होती है, तो मैं सच बताऊं तो सबसे पहले तो ये जो छात्र या छात्रा है उसके ही मन के अंदर की इच्छा होनी चाहिए कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे समाज के लिए कुछ कार्य करना है, मुझे रोगियों के लिए, जो दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए कार्य करना है। तो ये इच्छा सबसे प्रबल, सबसे पहले ही होनी चाहिए। शुरुआत में ये कहना चाहूंगा कि आप डॉक्टरी बनना या डॉक्टर बनना या डॉक्टरी की पढ़ाई इसलिए करना ना सोचें कि आपको पैसा कमाना है। यदि आपने वो सोचा है तो फिर दुनिया में और बहुत से दूसरे रास्ते हैं और उसके लिए आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपके मन में ये इच्छा होनी चाहिए कि आपको समाज के लिए कार्य करना है। माँ बाप के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहिए कि भाई आपको, हमारा सपना है हम डॉक्टर नहीं बन पाए तो मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, तो मेरा सपना अपने बच्चे के थ्रू पूरा हो, ये नहीं होना चाहिए। कक्षा 11-12 में जो आप जब सब्जेक्ट्स लेते हैं तो डेफिनेटली आपके पास बायोलॉजी का सब्जेक्ट होना चाहिए, साइंस के आपको छात्र या छात्रा आप होने चाहिए। और उसके बाद फिर बारे में मैं फोकस करना चाहूंगा वो मेडिसिन, या जिसको हम लोग मॉडर्न मेडिसिन कहते हैं। ऐसे तो डॉक्टरी में हम लोग के पास डेंटिस्ट की भी फील्ड है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी है, कई सारी और भी फील्ड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग BDS की पढ़ाई हुई या BA MS की पढ़ाई हुई। बट आज हम लोग फोकस करेंगे MBBS की, कि MBBS में हम लोगों के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं या उसके बाद हम लोगों को आगे अपना कैरियर कैसे बना सकते हैं। तो MBBS के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है आजकल, पूरे ऑल इंडिया एक नीट बोल के एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। उसके अलावा स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स भी अपने लेवल पे अपना एंट्रेंस एग्जाम कराते हैं और उसके माध्यम से फिर आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस या प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में आपके लिए सीट्स होती हैं। और MBBS जो कि एक इंटर्नशिप के साथ मिला के 5.5 साल का पाठ्यक्रम है, उसमें आपको दाखिला मिलता है। और MBBS और इंटर्नशिप जब आप कंप्लीट कर लेते हैं तब आपको डॉक्टर की डिग्री मिलती है। उसके बाद आप प्रैक्टिस में या जॉब में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो बेसिकली जो सबसे पहली सीढ़ी है वो आपने बताया कि 11th 12th में आपका सब्जेक्ट जो है वो बायोलॉजी होना चाहिए और उसके बाद में उसको नीट का एग्जाम देना होता है। तो ये नीट की जो परीक्षा है, इसमें किस तरह के सवाल उससे पूछे जाते हैं? वो जो भी छात्र या छात्रा इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहा है तो उसकी तैयारी किस तरह की होनी चाहिए? और उसके बाद चूंकि जिस तरह की उसकी रैंक आएगी, उसको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है या प्राइवेट कॉलेज मिलता है, फिर वहां की हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले उसकी तैयारी में फोकस जो है वो किस तरह का होना चाहिए? देखिए, तैयारी तो बहुत मेहनत वाली तैयारी है, बहुत टफ कंपटीशन है। आपको अपनी मंजिल पे पूरा क्लियर एकदम विश्वास होना चाहिए कि मुझे यही चीज करना है, तब तो आप मैं इसको युद्ध ही कहूंगा, क्योंकि आजकल इतने ज्यादा बच्चे हैं और सीट्स उस हिसाब से कम है। हालांकि इधर के सालों में सीट्स भी बढ़ी हैं, पर फिर भी कंपटीशन चूंकि बहुत टफ है तो आपको बहुत एकाग्रता से और बहुत लगन से और बहुत फोकस होकर के कि मुझे यही चीज लेनी है और पूरी मेहनत से आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्वाध्याय भी होता है आजकल ज्यादातर जगहों पे इसकी परीक्षा के लिए, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी किताबें हैं, उनके माध्यम से, अब इसे आप ठीक कहें या गलत कहें ये एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन कुछ हिसाब ऐसा बन बैठा है कि आपको इस रास्ते से गुजरना ही पड़ेगा। और कोचिंग सेंटर्स में या जो इसकी एंट्रेंस के एग्जाम्स की जो पढ़ाई होती हैं, आजकल फाउंडेशन कोर्स स्कूलों में बहुत जल्दी से स्टार्ट हो जाते हैं। माने 9th 10th
क्लास से ही आपको मेडिकल में जाने की एक जो कहते हैं ना कि एक जो दौड़ है उसके लिए प्रिपेयर करने की जो प्रक्रिया है वो आजकल 12th के बाद एंट्रेंस भले ही हो लेकिन 4 साल पहले से वो तैयारी चालू हो जाती है उसमें एंट्रेंस करने के लिए। फाउंडेशन के नाम पर क्लास 8 से 9 से बहुत बेसिक लेवल से ये काम शुरू हो और माँ बाप और परिवार वालों को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर बच्चे को उसमें जाना है और अच्छी रैंक लानी है तो बच्चे को पूरी स्पेस देना, बच्चे को पूरा सपोर्ट करना और ये चीज बहुत ध्यान रखना है कि ना प्रेशर नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने बहुत सारी चीजों में देखा ना क्या होता है कंपटीशन में ना बच्चे अभी बहुत मासूम हैं, इतने परिपक्व नहीं होता उनका दिमाग की 11वीं 12वीं में दिमाग ठीक है मैच्योर होता है लेकिन उतना मैच्योर नहीं होता कि इतने टेंशन को झेल पाए। तो जो हमारे पे एक अपेक्षा का एक वो रहता है ना कि बेटा तुमको तो निकाल ही लेना है या तुमको तो इतनी रैंक लानी है, तुमको तो टॉप 100 में आना ही है, इस चीज का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये जिम्मेदारी बड़ों की, घर में माँ बाप की, शिक्षकों की बनती है। यदि बच्चे के दिमाग पे जोर आ गया, टेंशन आ गया तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार माध्यम को लेकर के चर्चा होती है कि जो हिंदी माध्यम का विद्यार्थी है उसके लिए कंपटीशन बड़ा टफ होता है, अंग्रेजी माध्यम का कोई छात्र है तो उसके लिए बहुत आसान होता है। माध्यम का किस तरह का रोल आप देखते हैं इसमें? नहीं, माध्यम का तो रोल देखिए बिल्कुल हो सकता है लेकिन आजकल तो पेपर्स इंग्लिश हिंदी दोनों में आजकल तो रीजनल लैंग्वेजेस में भी अब पेपर्स इसीलिए कर दिए गए हैं और पेपर्स उसके लिए आ गए हैं। बट ये एक ऐसा डिबेट है जो कि शायद हमेशा ही चलता रहेगा और इसका सही रास्ता क्या होना चाहिए ये शायद क्योंकि कई बार लोग कहते हैं कि भाई नीट की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद में मान लीजिए उसको किसी सरकारी या किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में दाखिला मिल जाता है तो उसके बाद की जो पढ़ाई की प्रक्रिया है उसमें माध्यम अंग्रेजी ही है तो अंग्रेजी माध्यम से आपको मजबूत होने की आवश्यकता है। वो हो जाता है अपने आप। मैं आपको बताऊं मेरी जो जर्नी रही, मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं जब 12वीं मैंने बनारस से पढ़ाई की और सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से पढ़ाई की थी मेरी, और हम लोग तो सब हिंदी में बात करते थे, अंग्रेजी में किसी से बात नहीं करते थे। फिर मैं जब अपने पढ़ाई करने MBBS में जब मैं कैलकाटा गया तो वहां बहुत से हमारे लेक्चर्स बंगाली में होते थे और इंग्लिश में होते थे। हिंदी तो वहां कोई नहीं बोलता था और हम कभी इंग्लिश नहीं बोले थे और कभी बंगाली नहीं बोले थे। इंग्लिश की बुक्स में सिर्फ इंग्लिश के टेक्स्ट बुक्स पढ़ते थे लेकिन मेडिकल की पढ़ाई तो बहुत अलग हो जाती है और सारे हमारे सहपाठी जो थे जो वहां से आए थे वो बंगाली या इंग्लिश बोलते थे। तो वो शुरुआत की दिक्कत होती है। और देखिए कोई भी जब इस तरह की जब चैलेंज आता है ना तो वो आप पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे लें। आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। मुझे लगता है कि पॉजिटिव लेना चाहिए। इसी बहाने आपको 2 और लैंग्वेज सीखने मिली, इसी बहाने मैंने अंग्रेजी भी सीखी और बंगला भी सीखी। ये तो अपने ऊपर है कि हमारी इच्छा शक्ति किस तरह की है। तो वो आप ढल जाते हैं, आप अपने सहपाठियों के साथ रहकर और आपने आपको खोल बना लिया, रिस्ट बना लिया कि रेजिस्टेंस कर लिया कि नहीं मैं तो हिंदी हूं, मुझे तो हिंदी में ही चाहिए। अब सरकार जरूर प्रयास कर रही है इस चीज के लिए लेकर के कि पाठ्यक्रम मेडिसिन का और इन सब चीजों का भी हिंदी में हो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कर सकें। और अगर ये सफल रूप से हो गया तो ये वाकई अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन जब तक ये नहीं हो जाता तब तक किसी भी छात्र या छात्रा को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे लिए ये तो दिक्कत हो जाएगी, मैंने तो कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, मैं आगे कैसे पढ़ पाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। भाषा का माध्यम कोई समस्या नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आज तक लोग ऐसे ही बनते आए और क्या आज तक हिंदुस्तान ने बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स प्रोड्यूस किए हैं और यहां से पढ़े हुए डॉक्टर्स पूरे दुनिया में अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं। और वो डॉक्टर्स थे जिन्होंने कभी भी मतलब गांव से निकले हुए बच्चे भी तो आज पूरी दुनिया में हैं। मैं कितने अपने सीनियर्स को जानता हूं, अपने सहपाठियों को जानता हूं जो कि आज US में, यूरोप में, UK में अच्छे अच्छे जगहों पर बैठे हुए हैं। और उनकी बेसिक पढ़ाई कहां से हुई थी? कहीं कोई UP के गांव से, कोई बिहार के गांव से, वो वहां से निकले थे जहां उन्होंने ABCD भी कक्षा 6 में पढ़ना स्टार्ट किया था। इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। अच्छा, नीट की पढ़ाई और उसके बाद किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन, चाहे वो सरकारी हो या एक प्राइवेट संस्था हो, जैसा भी उस बच्चे की रैंक आई उसको एडमिशन मिल गया, व्हाइट कोट जिसको हम एप्रन कहते हैं पहनने के बाद एक अलग सी फीलिंग आती है। 5.5 साल का जो दौर होता है, आपने बताया कि उसकी इंटर्नशिप और पढ़ाई पाठ्यक्रम को पूरा करने का जो समय है, ये एक बच्चे के लिए किस तरह से होता है? देखिए ये एक बच्चे के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है। वो उसको जिंदगी भर की इतनी मधुर यादें भी दे करके जाता है ना। तो ये 5.5 साल का जो वक्त होता है ये बहुत कठोर होता है, एक प्रकार से तपस्या होती है। ये आप ये समझ लीजिए कि एक तपस्या का वक्त है, क्योंकि ये तपस्या आपको इसलिए जरूरी है तभी आप निखरेंगे। अल्टीमेटली देखिए मेडिकल में जाने वाले हर इंसान को ये सोचना होता है कि उसके ऊपर कंधे पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। कल को जब वो डॉक्टर बनकर निकलेगा तो किसी की जिंदगी उसके हाथ में है, उसके कर्मों पे है। वो कैसा कार्य करेगा वो किसी की जिंदगी डिसाइड करेगा। और जो मरीज होता है, हर छात्र छात्रा जो कि मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि अगला इंसान
आप पे इतना विश्वास करके अपनी जान आपके हवाले करता है, तो बहुत जिम्मेदारी का काम है। तो जब इतनी जिम्मेदारी का काम अगर आपको मिलने वाला है तो जाहिर सी बात है कि आपका रास्ता भी बहुत कठिन होने वाला है। तो मेडिकल में जाने वाले हर छात्र छात्रा को पहले से ही ये समझना चाहिए कि 5.5 साल तपस्या के होंगे। ऐसा नहीं है कि वो दिन रात ही पढ़ता रहेगा, उसके पास खुशी के पल भी होंगे, वो लोग एंजॉय भी बहुत करते हैं, बहुत तरह की चीजें और भी तरीके से आदमी उसमें अपने आप का मन लगाता है पढ़ाई के साथ साथ। लेकिन हाँ, लगभग 20 से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं 5.5 साल में, और सारे सब्जेक्ट्स काफी टफ होते हैं। एग्जाम प्रक्रिया बहुत टफ होती है, कंपटीशन बहुत टफ होता है, पर इन सब से घबराने की बात नहीं है। अगर आपका मन मजबूत है, इरादा मजबूत है, तो ये सब चीज आप समय के साथ निकाल लोगे। जो चीज का ध्यान रखने की जरूरत है वो सिर्फ मेडिकल में एमबीबीएस के दौरान ही नहीं, वो जब आप 11th-12th में आप जब मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं, एंट्रेंस के लिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस वक्त भी, जैसा मैंने पहले कहा, एक तो आपको तनाव से बचना है। अगर आपको तनाव हो तो आपकी जो भी हॉबी आप उसको अपना लें, कुछ देर खेल लें, कुछ देर आधी घंटा कुछ और देख लें, कुछ बात कर लें, किसी अपने दोस्त के साथ बात कर लें, कहीं बाहर घूमने चले जाएं, किसी प्राकृतिक जगह पे चले जाएं, ये सब तरीके से आप करें। और दूसरा जरूरी है कि आपका खान पान बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं हमेशा इस बात पे जोर देता हूं कि पढ़ाई के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप अपना सेहत बिगाड़ लें। अगर आपकी सेहत बिगड़ ली तो आप डॉक्टर बन के क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। ये प्रेशर की जो आपने बात की, हालांकि कई बार लोग कतराते हैं इसकी चर्चा करने से, पर मैं इसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा। बहुत तपस्या के बाद किसी बच्चे को एडमिशन मिलता है किसी मेडिकल कॉलेज में, या वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो। हम कंपटीशन की बात करेंगे तो उसमें मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों ही चीजें आ जाती हैं। किसी आईआईटी में उसको एडमिशन मिल गया या किसी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उसको एडमिशन मिल गया, बहुत तपस्या है उसके पीछे। वहां पर किस तरह का प्रेशर होता है? एक तो आपने बताया कि 20 से ज्यादा सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी पढ़ाई होती है, टफ कंपटीशन होता है, जो हमारे साथ के लोग होते हैं उनसे हमें कम्पीट करना होता है, बेहतर प्रदर्शन करने की एक जिम्मेदारी, एक दबाव होता है। बहुत सारे बच्चे उस प्रेशर को नहीं झेल पाते हैं और कई बार हमें नकारात्मक खबरें भी सुनने को मिलती हैं ऐसे अच्छे अच्छे संस्थानों से। इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ये बात आपकी पूरी तरह से सच है कि बहुत सारे बच्चे नहीं झेल पाते हैं। हमें अर्ली आइडेंटिफाई करना है, ये हम सब की जिम्मेदारी होती है, संस्थान की जिम्मेदारी होती है, शिक्षकों की जिम्मेदारी होती है, बच्चों के दोस्तों की जिम्मेदारी होती है, माता पिता की भी जिम्मेदारी होती है कि अगर हमारे बच्चे में अर्ली साइंस ऐसे मिल रहे हैं कि उसमें फैटिगनेस आ रही है, थकान आ रही है, या उसमें इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, या उसमें कोई तरह का तनाव आ रहा है, तो उसी को उस अर्ली साइन पे, जब से उसको शुरुआत में ही हमें ये पहचानना है, उसी वक्त इसका इलाज करने की या उसी वक्त इस पे रोक लगाने की जरूरत है। अदरवाइज, जैसे मैंने आपको कहा ना, तपस्या है, ये भट्टी है, इसमें आप तप रहे हैं, है ना, आपको तपाया जा रहा है। आप समझ लीजिए लोहा है, उसको गर्म किया जा रहा है, उसको तपाया जा रहा है। तो ये 5.5 साल ये भट्टी है, ये तपस्या है, इसमें आप तपाए ही जाओगे। आप सोचो कि आसान रास्ता हो जाए कि हमें तो टेंशन ना मिले, हम डॉक्टर बन जाएं, ऐसा तो सपना है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या संस्थानों में भी इस तरह की कोई सुविधा होती है जहां बच्चों को काउंसलिंग या इस तरह की सुविधाएं दी? बिल्कुल, इस तरह की सुविधाएं जरूर संस्थानों में भी होती है। डीन ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, काउंसलर्स होते हैं। कई बार कई कारणोंवश कई संस्थानों में नहीं भी हो पाते हैं, बट ये प्रयास जरूर होना चाहिए कि काउंसलर्स हर संस्थान में हो। और जैसे मैंने आपको बताया ना कि सबसे पहले बच्चों के दोस्तों को ही पता चलता है कि हमारा दोस्त, क्योंकि आप तो घर से दूर रह रहे हो ना, हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है, बच्चों के दोस्तों को ही पता चलता है कि हमारा जो सहपाठी है, अगर वो किसी तनाव में है, किसी टेंशन में है, तो उसको दूर करने की जिम्मेदारी उनकी भी बनती है। ये तो बात रही 5-5.5 साल के दौरान, जब वो बच्चा इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला लेने के बाद पढ़ाई और अपना इंटर्नशिप पूरा कर रहा होता है। एमबीबीएस का कोर्स कंप्लीट करने के बाद अब हम करियर ऑप्शंस की चर्चा करना चाहेंगे। किस तरह के विकल्प हैं? कोई हायर स्टडीज में जाना चाहता है तो कहाँ कहाँ जा सकता है, क्या क्या अवसर हैं उसके पास काम करने के, या वो और किन क्षेत्रों में जा सकता है? जैसे आज से करीब 25-30 साल पहले अगर एमबीबीएस कोई कर लेता था तो उसको बहुत बड़ी चीज मानी जाती थी कि बहुत बड़ी डिग्री है। अब जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ा, जैसे जैसे साइंस में एडवांस हुआ, बहुत सारी नई ब्रांचेज आई, है ना, तो चीजें और स्पेशलाइज और सुपर स्पेशलाइज होती गई। तो अब सिर्फ एमबीबीएस करने के बाद में आपके पास कैरियर ऑप्शंस अभी भी हैं, लेकिन वो विकल्प अब कम है। बट जो विकल्प हैं एमबीबीएस करने के बाद में, उसमें गवर्नमेंट में बहुत तरह की जॉब्स हैं, रेलवेज में जॉब हैं, इंडियन आर्मी में जॉब है, आर्मी मेडिकल कोर्स जो होता है उसमें जॉब्स हैं आपके पास जो डिफरेंट मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो अपने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इन सब में जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, इसमें भी एमबीबीएस के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। उन सब की जब पोस्ट आती हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू जो पोस्ट आती हैं, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। उसके अलावा अगर आप
हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो फिर से आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं, सब स्पेशलिटीज हैं, सुपर स्पेशलिटीज हैं, जिसमें हम लोग एमडी और एमएस के कोर्स को बोलते हैं, डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन या मास्टर ऑफ सर्जरी जिसको बोला जाता है। तो एमडी एमएस बहुत अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है, उसको आप करते हैं। वो 3 साल का पाठ्यक्रम होता है, उसको पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बोलते हैं। उसके अलावा आप डीएनबी भी कर सकते हैं, जिसको डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड बोलते हैं। ये एमडी एमएस के इक्विवेलेंट है, ये भी 3 साल का पाठ्यक्रम होता है। इसमें भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे पीडियाट्रिक्स हो गया, जनरल मेडिसिन हो गया, जनरल सर्जरी हो गया, गायनी एंड ऑप्स हो गया, ऑर्थोपेडिक्स हो गया। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, एक लंबी लिस्ट है सब्जेक्ट्स, जिसमें आपको करना। हाँ, 3 साल के इस कोर्स के बाद फिर आपके पास फर्दर ऑप्शन है कि अगर आप आगे की और पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप फिर सुपर स्पेशलिटी के कोर्सेज आते हैं। वो भी 3 साल के कोर्सेज होते हैं। वो सुपर स्पेशलिटी, जैसे मान लीजिए कि किसी ने जनरल सर्जरी किया, एमएस इन जनरल सर्जरी किया, उसके बाद वो वाले कोर्सेज को हम लोग एमसीएच बोलते हैं, एमसीएच। तो एमसीएच में कार्डियोथोरेसिक सर्जरी हो गया, न्यूरो सर्जरी हो गया, प्लास्टिक सर्जरी हो गया, इंडोक्राइन सर्जरी, जीआई सर्जरी। तो इस तरीके से करके एमसीएच में वो सुपर स्पेशलिटी हो गया। और ऐसे ही अगर आपने एमडी इन जनरल मेडिसिन किया है तो उसके बाद आप कार्डियोलॉजी में डीएम कर सकते हैं, न्यूरोलॉजी में कर सकते हैं, नेफ्रोलॉजी में कर सकते हैं। तो वो एक अलग सुपर स्पेशलाइजेशन हो गया। तो यदि आप सुपर स्पेशलिटी तक जाते हैं, एमसीएच डीएम के कोर्स तक जाते हैं आप, तो आप ये मान के चलिए लगभग 13 से 14 साल का आपका वक्त लगता है जब से आप एमबीबीएस एंट्री किए होते हैं। तो 13 से 14 साल के बाद मेडिकल के क्षेत्र में कोई एक सुपर स्पेशलिस्ट बन पाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर आदमी सुपर स्पेशलिस्ट बने। आप स्पेशलाइजेशन करने के बाद भी, एमडीएमएस करने के बाद भी आप अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, आप जॉब्स में भी जा सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल जॉब्स होती हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब्स होती हैं। आजकल तो अब इंडिया में कॉर्पोरेट सेक्टर्स में बहुत सारी जॉब्स आ गई हैं, उसमें आप जा सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का। तो जितनी बातें हम लोगों ने की हैं, हमारे श्रोताओं के लिए, खास करके जो युवा श्रोता, जो युवाणी के श्रोता हैं, जो यंग बच्चे हैं जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा? और साथ ही साथ उनके जो गार्जियंस हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा? तनाव से पूरी तरह बचना चाहिए, कभी भी कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। माँ बाप को अपने बच्चों पे कभी भी अनड्यू प्रेशर नहीं डालना चाहिए कि बेटा वो तो ऐसा हो गया, तुम भी ऐसा क्यों नहीं हुए। खान पान पे बहुत ध्यान दीजिए, अपनी हॉबीज को मत खत्म कीजिए, व्यायाम पे, खेलकूद को अपने साथ मत छोड़िए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आप कैसे स्वस्थता बांटेंगे? जो चीज आपके पास नहीं आप दूसरों को कैसे देंगे? तो इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और बहुत अच्छा पेशा है। मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर ये पसंद है तो जरूर आएं। इसके कठिनाई से ना घबराएं, क्योंकि कठिनाई के बाद जो मंजिल मिलती है वो मंजिल बड़ी खूबसूरत होती है। डॉक्टर साहब, आप समय निकाल करके आए, हमारे श्रोताओं को, खास करके युवा श्रोताओं को, किस तरह से वो मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं और किस तरह के करियर ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, इस बारे में आपने जो जानकारी दी है, निश्चित तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि उनके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। आप आए, आपने समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।